नमस्कार दोस्तों। एक इस्तीफा और जल उठा पूरा देश। प्रधानमंत्री ने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन गुस्साई भीड़ ने संसद को ही आग लगा दी। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि जिस सोशल मीडिया ने युवाओं को सड़कों पर उतारा, सरकार ने उसे ही बैन कर दिया। और जब सब कुछ बैन हो रहा था तो टिकटॉक क्यों खुला था? चलिए आज हम जानेंगे नेपाल के इस राजनीतिक तूफान की पूरी कहानी। दोस्तों, आज नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन ये सब हकीकत है। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये इस्तीफा कोई आम इस्तीफा नहीं है। ये उस वक्त दिया गया है जब 19 लोगों की मौत हो चुकी है प्रदर्शनों में। संसद भवन को आग लगा दी गई है। गृह मंत्री और वित्त मंत्री के घरों को जलाया गया है। मंत्री हेलीकॉप्टर से भागने पर मजबूर है। सब कुछ शुरू हुआ था सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन से, लेकिन कहानी इससे कहीं गहरी है। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर ये जेन जेड क्या है और क्यों इस जनरेशन ने पूरे नेपाल को हिला दिया है। जेन जेड का मतलब है जनरेशन जेड। ये वो लोग हैं जो 1995 से 2010 के बीच पैदा हुए हैं। आज के समय में ये 16 से 25 साल के युवा हैं। नेपाल की कुल आबादी का 21% हिस्सा जेन जेड है। यह संख्या लगभग 60 लाख है। नेपाल की कुल आबादी करीब 3 करोड़। इनमें से 90% युवा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 85% के पास स्मार्टफोन है। अब सोचिए 60 लाख टेक सेवी युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। यह जनरेशन बाकी सभी से अलग है। इन्होंने बचपन से ही स्मार्टफोन और इंटरनेट देखा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये इनकी जिंदगी का हिस्सा है। पुरानी जनरेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, लेकिन जेन जेड सीधे सवाल पूछती, वाई शुड वी एक्सेप्ट दिस। ये दुनिया भर के मूवमेंट देखते हैं। अरब स्प्रिंग, हांगकांग प्रोटेस्ट, भारत के फार्मर प्रोटेस्ट, सब कुछ इन्होंने देखा है। यहीं से शुरू हुआ था पूरा बवाल। नेपो किड्स यानी नेपोटिज्म किड्स, जिसमें नेपाली पॉलिटिशियन के बच्चों की लग्जरी लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। वीडियो वायरल हो रही थी पॉलिटिशियन के बच्चों की। BMW कार, डिजाइनर कपड़े, विदेशी ट्रिप्स। एक तरफ मिनिस्टर का बेटा लग्जरी में तो दूसरी तरफ गरीब नेपाली। #नेपोकिड्स नेपाल हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। यंग क्रिएटर फैक्ट चेकिंग कर रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार को जेन जेड से इतना डर क्यों लगा। एक वीडियो बनाई और लाखों लोगों तक पहुँच गई। ट्रेडिशनल मीडिया को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरा कारण है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। पुराने समय में लोग सिर्फ र्यूमर्स पर भरोसा करते थे, लेकिन जेन जेड स्क्रीनशॉट लेती है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट फाइंड करती है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स निकालती है। यह प्योर एविडेंस बेस्ड क्रिटिसिज्म थी। तीसरा कारण यह है कि नो फियर। ये जनरेशन पॉलिटिशियन से नहीं डरती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं चुप रहो, नेताजी नाराज हो जाएंगे, लेकिन जेन जेड कहती है तो हो जाने दो, हमें क्या। And they want to control us just like a dictator. चौथा कारण है इंटरनेशनल अटेंशन। जेन जेड की वजह से नेपाल की करप्शन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो रही थी। फॉरेन मीडिया भी नोटिस कर रहा था। इसीलिए सरकार ने सोचा इन यंग लोगों को चुप कराना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सरकार ने सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने जेन जेड की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया गया। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। सरकारी बयान के अनुसार ये प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया, कानूनी अनुपालन नहीं किया। ये सरकार का तर्क था, लेकिन असली कारण कुछ और था। दरअसल नेपो किड्स मूवमेंट चल रहा था सोशल मीडिया पर। नेपो किड्स यानी नेपोटिज्म किड्स, ये वो वीडियोस थे जिनमें नेपाल के राजनेताओं के बच्चों की अमीरी और अय्याशी को दिखाया जा रहा था, जबकि आम नेपाली गरीबी में जी रहे हैं। इन नेताओं के बच्चे लग्जरी कारों, महंगे कपड़ों और विदेशी छुट्टियों का प्रदर्शन कर रहे थे। अब दिलचस्प बात यह है कि टिकटॉक को क्यों नहीं बैन किया गया। टिकटॉक पहले से ही 2023 में बैन था सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए, लेकिन 2024 में टिकटॉक के साथ सरकार का समझौता हो गया था कि वो स्थानीय कानूनों का पालन करेंगे। इसीलिए टिकटॉक पर भी नेपोकिड्स वीडियोस को चुपचाप हटाया जा रहा था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ। नेपाल की जो हालत है वो बहुत गंभीर है।
बेरोजगारी चरम पर है, युवा विदेश जाने को मजबूर है काम के लिए। नेपाल की अर्थव्यवस्था विदेश से आने वाले पैसे रेमिटेंस पर निर्भर है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवारों का एकाधिकार, नेपोटिज्म की संस्कृति, आम जनता को न्याय नहीं मिलता। जब युवाओं ने देखा कि उनके पास अपनी आवाज़ उठाने का एकमात्र मंच सोशल मीडिया भी छीना जा रहा है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। 8 सितंबर को शुरू हुआ प्रदर्शन पहले शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, फिर लाइव फायरिंग हुई। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की इस्तीफे के बाद भी हिंसा क्यों जारी रही। दोस्तों, यहाँ साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। जब लोग बहुत देर तक दबे रहते हैं और फिर उनका गुस्सा फूटता है तो वो आसानी से शांत नहीं होते। नेपाली युवाओं का मानना है कि सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। क्यों सोचते हैं वे ऐसा? नेपाल में पिछले 15 साल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। यह आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, यानी औसतन हर साल सरकार बदलती रही। लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। वही भ्रष्टाचार, वही नेता, वही परिवार, बस कुर्सियां अदल बदल होती रहीं। इसीलिए युवाओं की मांग है कि अब पूर्ण तरीके से चेंज होना चाहिए, पूरी सिस्टम में बदलाव, यानी सिर्फ चेहरे नहीं पूरा तंत्र बदलना होगा। वे कहते हैं कि राजनीतिक दल का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना होगा। सभी भ्रष्ट नेताओं का इस्तीफा चाहिए, केवल प्रधानमंत्री नहीं, उन सभी का जाना जिन्होंने देश को लूटा है। उनकी नज़र में गृह मंत्री रमेश लेखक, वित्त मंत्री वर्षमान पुन, ये सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। न्याय व्यवस्था में सुधार, न्यायपालिका भी राजनीतिक दबाव में काम करती है। युवाओं का कहना है कि बिना इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कुछ नहीं होगा। नेपोटिज्म की पूर्ण समाप्ति, राजनीतिक परिवारों के बच्चों को ऑटोमेटिक एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद हिंसा क्यों और भड़की? जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो युवाओं को लगा कि ये भी एक ड्रामा है, प्रेशर कम होने पर फिर वापस आ जाएंगे। उन्हें लगा कि अगर अभी पूरा सफाया नहीं किया तो बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने कहा अब या कभी नहीं। संसद भवन को जलाना यह सिंबॉलिक था उस पूरी व्यवस्था को जलाने के लिए जो करप्ट है। मंत्रियों के घरों पर हमला, यह संदेश था कि अब कोई सेफ नहीं है। हेलीकॉप्टर से भागना, इससे पता चलता है कि नेता कितने डरे हुए हैं। युवाओं की सोच, डर अच्छी चीज है। अब नेताओं को पता चल गया है कि जनता कितनी पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक संजीदा सवाल है, क्या हिंसा सही तरीका है? युवा कहते हैं 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ, अब यह तरीका अपनाना पड़ा। यह साइकोलॉजी बहुत खतरनाक है। एक बार अगर लोगों को लगे कि हिंसा से काम होता है तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पर से विश्वास उड़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसका भारत पर क्या प्रभाव है और क्यों नेपाल की अस्थिरता भारत के लिए गंभीर चिंता है। दोस्तों, नेपाल की भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। नेपाल भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में। केवल उत्तर में चीन से सीमा, यानी नेपाल का भारत के अलावा सिर्फ एक और पड़ोसी है। 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा। यहाँ कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हिमालय की रणनीतिक बेल्ट भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता है। अब सोचिए, अगर इस रणनीतिक स्थान पर अराजकता हो तो भारत की क्या स्थिति होगी। यह सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का हिस्सा है। जैसे आपके घर की दीवार हिल जाए तो पूरे घर को खतरा होता है, वैसे ही नेपाल में अस्थिरता से भारत को खतरा है। यहाँ हैरान करने वाले आंकड़े हैं। नेपाल का लगभग 65% व्यापार भारत के साथ होता है। नेपाल में आने वाला तेल, गैस, दवाइयाँ सब भारत से हैं। यहाँ तक कि खाना पीना की चीजें भी भारत से आती हैं। रेमिटेंस का गेम, नेपाल की जीडीपी का 26% हिस्सा विदेश से आने वाले पैसे से ये दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। 2023 में नेपाल को $11 बिलियन रेमिटेंस से मिला हुआ है। इसमें से भारी हिस्सा भारत, मलेशिया और सऊदी अरब से है। 20 लाख नेपाली विदेश में काम करते हैं। यह उनकी कुल आबादी का लगभग 7% है। अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ेगी तो व्यापारिक रूट बंद हो सकते हैं। भारत में काम करने वाले नेपाली वापस जा सकते हैं या फिर और ज्यादा नेपाली भारत में शरणार्थी बनकर आ सकते हैं। भारत के लिए यह 2 तरफा समस्या है, न तो वे जाएं अच्छा, न ही ज्यादा आए अच्छा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, चीन का खेल क्या है। 2009 से 2012 के बीच चीन और नेपाल का व्यापार 5 गुना बढ़ गया। BRI के तहत भारी निवेश हुआ। सड़कें, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे सब चीन बना रहा है। चीन का असली मकसद क्या है? भारत को घेरना।
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हिमालय में पैर जमाना, भविष्य के लिए रणनीतिक फायदा। नेपाल को भारत से दूर करना, चीन नेपाल को हथियार दे रहा है। 1988 से यह शुरू हुआ था। काला पानी और सुस्ता जैसे इलाकों में नेपाली नेताओं को चीन लुभा रहा है, पैसे और प्रोजेक्ट के जरिए। नेपाल की वर्तमान अस्थिरता में चीन का क्या फायदा? अराजकता में चीन अपने एजेंट्स को आगे ला सकता है। नई सरकार बनने में चीन का हाथ हो सकता है। अगर चीन परस्त सरकार आई तो भारत के लिए बड़ी समस्या है। भारत की दुविधा, सीधा हस्तक्षेप करे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हस्तक्षेप न करे तो चीन का कब्जा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करे या स्थिरता चुने। 1988 में भी ऐसा ही हुआ था। नेपाल ने चीन से हथियार खरीदे, भारत ने नाकेबंदी की। 2015 का संविधान संकट, भारत ने अनौपचारिक नाकेबंदी की थी। हर बार चीन को फायदा हुआ है। अब क्या होगा? यह नेपाल के लिए सिर्फ आंतरिक मामला नहीं है, यह इंडिया चाइना रिवॉल्वरी का हिस्सा बन गया है। भारत के पास विकल्प सीमित हैं। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते, इकोनॉमिक सपोर्ट, लेकिन चीन के पास ज्यादा पैसा है। डिप्लोमेटिक प्रेशर, लेकिन बहुत ज्यादा करे तो बैकफायर हो सकता है। दोस्तों, नेपाल की यह घटना हमें कई सबक देती है। सोशल मीडिया आज के युग में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा है। युवा शक्ति को दबाना आसान नहीं। भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ जनता का गुस्सा विस्फोटक हो सकता है। नेपाल का भविष्य अभी अनिश्चित है। नई सरकार कैसी होगी, युवाओं की मांगे पूरी होंगी या नहीं, ये सब समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, जेन जेट की ये लड़ाई सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया में युवाओं के अधिकारों और लोकतंत्र के भविष्य को प्रभावित करेगी। दोस्तों, आमतौर पर लगता है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, पर नेपाल में उल्टा हुआ। क्यों? क्योंकि युवाओं का गुस्सा सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं था बल्कि पूरे सड़े गले सिस्टम से था। उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा सिर्फ एक चाल है, एक चेहरा हटेगा दूसरा आ जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लूट वैसे ही चलती रहेंगी। वे सिर्फ इस्तीफा नहीं, पूरे सिस्टम में बदलाव चाहते थे। जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो एक पावर वैक्यूम बन गया। आंदोलन का कोई एक बड़ा नेता नहीं था, इसलिए भीड़ अनियंत्रित हो गई और उनका गुस्सा संसद, मंत्रियों के घरों और सरकारी संपत्ति पर निकलने लगा। तो दोस्तों, नेपाल की यह घटना हमें बताती है कि जब जनता का सब्र टूटता है और उसे लगता है कि सिस्टम उसकी सुन नहीं रहा तो गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता है। यह सिर्फ एक सोशल मीडिया विद्रोह नहीं बल्कि सालों से दबे हुए गुस्से का विस्फोट है। अब नेपाल एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा है। क्या सेना हस्तक्षेप करेगी? क्या कोई नया नेता उभरेगा या देश अराजकता में डूब जाएगा? यह देखना होगा। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि युवाओं का गुस्सा जायज था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।